नमस्कार जोहार सभी दोस्तों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। अब बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कोई एक किताब बताइए जिससे कि जीएस की टेंशन ख़त्म हो। ठीक है, ये जीएस में जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक ही किताब से हम इसको टैकल कर लें और इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो लोग मल्टीपल सोर्स से पढ़ते हैं या पहले से भी जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, हम एटलीस्ट उनके बराबरी में आ जाएं। अगर वो 20-22 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे सही सही, तो हम भी एक किताब से पढ़ के कम से कम 17 से 18 तो स्कोर कर दें। ठीक है, तो इस तरीके का कोई एक बुक बताइए। तो आज हम लोग उसी किताब के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि इस किताब से आप डेफिनेटली कंपटीशन में आइएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको एक भी किताब पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा इसराइल को लेके भी करेंगे। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो अभी युद्ध, तो इसको नहीं बोला जाएगा क्योंकि जितने भी देश हैं इसको कोई युद्ध का नाम नहीं दे रहे। आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया के बीच में जब फाइट हुआ तो उसको युद्ध बोला गया, वॉर बोला गया, लेकिन यहाँ पे टेररिस्ट अटैक वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, इसको आतंकवादी हमला बोला जा रहा है। क्या इसके पीछे कारण है, क्यों इसको आतंकवादी हमला सभी देश बोल रहे हैं, इसको युद्ध क्यों नहीं बोल रहे हैं, और तमाम चीज़ों पे थोड़ी बात हम लोग करेंगे। और आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किताब के बारे में। तो ये किताब है मनोहर पांडे अरिहंत। ठीक है, जनरल नॉलेज, मैंने 2022 में ये किताब ली थी। आप लोग नई किताब ले सकते हैं। इसमें अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको 2023 का उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी मिलेगा। ठीक है, इसके कंटेंट को हम लोग देखते हैं। मैंने इस पर लिख दिया है बहुत सारा, ये चीज़ आप ना करें, ये बहुत ही गंदी आदत है। ठीक है, अरिहंत की मनोहर पांडे। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ऐसे जिनके पास पहले से ये किताब होगी। जिनके पास है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ पहले से ही मेरे पास ये किताब है, और कैसी किताब है ये भी आप कमेंट में बताइएगा। इसके कंटेंट को आप लोग देखिए। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, आप कंटेंट देख के आपको लगेगा कि चलो ये तो हर किताबों में रहता है, लेकिन जितना कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है मुझे लगता है कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, किताब पतली सी है, ठीक ठाक है साइज़, और डुएबल है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टारगेट कर लेंगे कि मुझे एक महीने में इस किताब कंप्लीट करना है, तो आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को कवर किया गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, और सबसे खास बात इस किताब की क्या है कि आप तो चलो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, ये सब आपको कहीं भी मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। इसके बावजूद मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, रिवीजन के पर्पज़ से भी और पढ़ने के पर्पज़ से भी आप इसको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त क्या है कि बहुत स्मार्टली काम करते हैं और उनका अप्रोच ये होता है कि हमें बस स्कोर करना है किसी तरीके से, हमें किसी भी एक सेक्शन में पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, बस उतना पढ़ लेना है, उतना ही याद करना है, उतना ही जानना है कि बस एग्जामिनेशन में किसी तरीके से सही सही अटैम्प्ट कर ले। ठीक है, तो ऐसे सोच वाले व्यक्ति इस किताब को ज़रूर लें। अदरवाइज़ जिनको इतिहास में, भूगोल में या फिर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उनको होता है ना कि यूपीएससी वगैरह भी देना है, पीसीएस भी देना है। ठीक है, इस तरह की का अगर आपका एम है तो आप लोग स्पेसिफिक किताब, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी अलग, आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन वन डे एग्जामिनेशन के लिए मनोहर पांडे बेस्ट बुक है मुझे लगता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, देखिए हर एक चीज़ कवर किया गया है। ज्योग्राफी में भी एक एक चीज़ को इसमें कवर किया गया है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इन सब के अलावा इकोनॉमी है ही। सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी सारा चीज़ है, कंप्यूटर भी दिया गया है। देखिए ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ये जो जनरल नॉलेज वाला है। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 सवाल जेएसएससी में आने हैं, और ज़्यादा ही 4 से 5 से भी अधिक क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी आप लेटेस्ट किताब लेंगे तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। सुपरलेटिव, जितने भी विश्व के हैं, कंट्रीज़ एंड कैपिटल, जियोग्राफिकल इपिथेट, मेजर न्यूज़पेपर। इस बार ही बिहार सीजीएल में एक सवाल यहाँ से भी शायद आया था, और सीजीएल जैसे एग्ज़ामों में ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। बहुत ज़्यादा सवाल इन सबसे पूछा जाता है। देश में कौन सा न्यूज़पेपर चल रहा है, स्टेडियम कौन से कहाँ पर है, संसद किस देश में क्या नाम है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट इन इंडिया मेल, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तमाम चीज़ें, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये तमाम चीज़ें काफ़ी डेप्थ में दी गई हैं। तो इन शॉर्ट मैं अगर आपको बोलूँ तो स्टैटिक के लिए, जो भी लोग परेशान होते हैं ना, स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या किया जाए, तो स्टैटिक जीके के लिए ये किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक मार्केट में है। आप आंख बंद करके इस किताब को ले सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए, और अच्छा खासा परसेंटेज स्टैटिक जीके का रहेगा। कम से कम 15 सवाल
इवन मोर देन दैट सवाल आपको आउट ऑफ 30 देखने को मिलेगा सीजीएल में स्टैटिक पोर्शन से। अब स्टैटिक पोर्शन का मतलब बहुत लोग शायद ना समझे, तो स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह के कंटेंट आपको इस किताब में मिल जाएंगे। 15+ क्वेश्चन स्टैटिक से आएगा। तो अगेन मैं आपको रिकमेंड अपने साइड से कर सकता हूँ, और आप किसी से पूछ भी सकते हैं जो लोग आपके आसपास तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप मनोहर पांडे के बारे में उनसे पूछ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में। सबसे पहले आप लोग थोड़ा मैप देख लीजिए। ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये पूरा इजराइल है, ठीक है, और ये जो वाइट कलर आप साइड में देख रहे हैं जहाँ वेस्ट बैंक लिखा हुआ है ये आपका पैलेस्टीन है, ये भी पैलेस्टीन है, और ये जो गाजा स्ट्रिप है ये भी पैलेस्टीन का पार्ट है। तो अभी जो युद्ध हो रहा है वो गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन, सॉरी इसराइल, इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत जब से इसराइल बना है तब से युद्ध लगातार होते चला रहा है, ठीक है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो। एक बार देख लेते हैं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। गाजा स्ट्रिप यानी कि पैलेस्टीन आप जा सकते हैं इजिप्ट के थ्रू, और इजिप्ट एक मुस्लिम राष्ट्र है, आप सब जानते हैं। यानी कि इसराइल का एक नीचे अगर आप देखेंगे साउथ में, तो एक तरफ इजिप्ट है दुश्मन देश, दूसरी तरफ जॉर्डन है, अगेन इस्लामिक कंट्री, दुश्मन देश, ठीक है। इसराइल के अंदर ही आप मान लीजिए पैलेस्टीन, अगेन इनके दुश्मन देश, ये भी यहाँ नीचे गाजा स्ट्रिप, इनके दुश्मन। ऊपर में आप देखेंगे ये गोलान हाइट्स है, गोलान हाइट्स बहुत बार पूछा जाता है, ये इसराइल और सीरिया के बीच में है, लेकिन ये गोलान हाइट्स जो है ये इसराइल के अंदर है, इसराइल इसको कंट्रोल करता है। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। ये भी इसका दुश्मन देश है सीरिया, और ऊपर है लेबनान, अगेन एक दुश्मन देश। अब आप समझ सकते हैं कि एक कंट्री और उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं जिसको ज्यूस बोलते हैं, और चाहे आप उनको यहूदी बोल लें, जिनकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, और वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे कि जो बस मरने मारने के लिए तैयार है। आप समझ सकते हैं कि इस देश ने कैसे अपने अस्तित्व को बचा के रखा है, इनकी एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा क्रूशियल है, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। अभी जब गाजा स्ट्रिप की तरफ से अटैक हुआ है पैलेस्टीन की तरफ से, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ऊपर से हिजबुल्लाह, लेबनान में हिजबुल्लाह, जैसे कि पाकिस्तान में आपको अफ़गानिस्तान में अलकायदा, लश्कर, ये सब ग्रुप मिलते हैं, आतंकवादी ग्रुप, उसी प्रकार से ये गाजा स्ट्रिप में एक आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है हमास। और ऊपर आपका यहाँ पे लेबनान में, यहाँ लेबनान में आपका हिजबुल्लाह है। इन दोनों ने एक साथ अटैक किया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों देश, चाहे लेबनान हो चाहे गाजा स्ट्रिप हो, इनके पास खाने पीने का भी इन लोगों के पास दिक्कत रहता है, इस कंट्री के पास, लेकिन हथियार और पैसे हमास और हिजबुल्लाह के पास बहुत है, आम लोगों के पास नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के पास भर भर के पैसे हैं और हथियार भी है। तो वो कहाँ से आता है? वो इनको भेजता है ईरान, ईरान का आशीर्वाद है, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, और एक देश है कतर, जो कि खुल करके, ऐसी बात नहीं है कि छुप छुपा के ये लोग करते हैं, ओपनली, ठीक है, डिक्लेयर किया हुआ इनका सपोर्ट है पूरे तरीके से हमास को भी, हिजबुल्लाह को भी। साथ ही साथ टर्की का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टर्की है, ठीक है। ये लोग खुल करके सपोर्ट करते हैं और हमास को अपने देश में भी बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इनके बीच में। अभी इतने बड़े स्केल पर अटैक का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो दोस्ती है वो बढ़ रही थी किसके बीच में? इजराइल और सऊदी के बीच में, सऊदी अरब के बीच में, यूएई के बीच में, जो लगातार है। अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, और भी बहुत सारे अकॉर्ड इनके बीच में साइन हो रहे हैं, दोस्ती बढ़ रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ को नागवार गुजरी और ये अटैक किया गया। अब देखिए इस अटैक के बाद सऊदी अरब और यूएई भी जो हैं, उन्होंने भी मजबूरी में बोलिए चाहे जो भी बोलिए, उन्होंने हमास के समर्थन में ही अपने बयान जारी किए। अब कारण क्या है? तो कारण है ये जेरूसलम आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये छोटा सा जो रेड कलर का है, बिल्कुल वेस्ट बैंक के पास है। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इसी चीज़ को लेकर के है, जेरूसलम, ठीक है, इनको जेरूसलम चाहिए, पूरा कॉन्फ्लिक्ट इसी चीज़ को लेकर के है। और इसी के प्रेशर में जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो इसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब ने अपने आप को इसराइल के साथ खड़ा किया है।
आगे देखना होगा क्या होगा, लेकिन बहुत ही टफ सिचुएशन है इजराइल के लिए। ठीक है। एक और चीज़ कि मोसाद जो कि यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसको लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद इतना ज़्यादा एक्टिव, विदेशों में इसके चर्चे हैं, वो इंटेलिजेंस इनका फेलियर कैसे हो गया। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण आप लोग ये मान सकते हैं, कुछ दिन पहले इजराइल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ के लोकल कानून को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट वहाँ का उसको लेकर के कुछ छेड़छाड़ कानून में बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था, और उसके विरोध में पूरे के पूरे इजराइल के लोग सड़क पर आए थे। ठीक है। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इजराइल की, उसकी वजह से इनका ध्यान कहीं ना कहीं मिलिट्री, इंटेलिजेंस, डिफेंस, इन सब से हट करके लोकल मुद्दों पे पड़ गया। ठीक है। उनका फोकस ज़्यादा शिफ्ट कर गया लोकल पॉलिटिक्स पे, और कहीं ना कहीं सत्ता में भी बने रहना है। लगातार वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, सत्ता में भी बने रहना है। लेकिन इजराइल के लोग शायद ये भूल गए कि आपकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है। आप सत्ता में रहने के लिए या फिर लोकल पॉलिटिक्स के लिए कभी भी डिफेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और इन लोगों ने किया और इतना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। इस तरीके का अटैक पहले कभी नहीं हुआ था, और इतना ज़्यादा कैजुअलिटी इजराइल की तरफ से कभी नहीं हुआ था। मोर देन 300 पीपल्स अभी तक बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से मार दिए गए हैं। और जिस तरीके से वीडियोस पोस्ट किए गए हैं, ठीक है, हमास जो आतंकवादी लोग हैं उन लोगों ने जिस तरह के वीडियोस डाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जब युद्ध हुआ है तो उसको वहाँ पर कहीं भी टेररिज्म वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। वहाँ क्या बोला जा रहा है कि वॉर हुआ है बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि युद्ध है दो देश के बीच में, इसको आतंकवादी घटना क्यों बोला जा रहा है। आपने देखा होगा भारत ने भी बोला है, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, यूके, इन सब ने इसको टेररिस्ट अटैक बोला है। कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया गया है और जिस तरीके से वीडियोस सामने रखी गई हैं, और मारने के टाइम अल्लाह अकबर के जिस तरीके से नारा लगाया गया है, इंचेंटिंग किया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं इसको आतंकवादी का टैग दे देता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो मोडस ऑपरेंडी है, चाहे वो लश्कर का हो, अलकायदा का हो, तमाम आतंकवादी संगठन का, उनका यही मोडस ऑपरेंडाई रहा है कि वो जब भी इस तरह के काम करते हैं उनका साथ में स्लोगनरिंग, इंचेंटिंग वो लोग करते हैं, और इन लोगों ने भी वही सेम हरकत किया है। उससे ज़्यादा चिंताजनक बात, इसराइल में जिस दिन ये अटैक किया गया वहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका कोई फेस्टिवल था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और एक वीडियो भी उस तरीके के सामने आया है कि म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ऊपर आसमान में पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं बंदूक लेकर के, और ऊपर से ही फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग है। देखते हैं चीज़ें कब नॉर्मलाइज होती है। ले दे के बात इतना ही है। देखिए, हमास ये जो आपका रीजन है पैलेस्टीन का, यहाँ पर भी लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, और वहाँ पर एक नॉर्मल रेफरेंडम टाइप ही मान लीजिए, वोटिंग वगैरह कराई गई थी लोगों के बीच में कि कितने लोग चाहते हैं कि उनको हमास कंट्रोल करे। आप हैरान हो जाएंगे, मोर देन 65%, 69% के आसपास लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि हमास का उन पर कंट्रोल ना रहे। वो युद्ध नहीं चाहते, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के साथ नहीं चाहते। तो मेजॉरिटी जो आदमी है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो युद्ध नहीं चाहती। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, और वही कुछ लोग को बाकी के देश फंडिंग वंडिंग करते हैं, और सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। अभी जब इसराइल रिटेलिएट करेगा, जब और कर भी रहा है, तो उसमें जो मरने वाले लोग हैं मैक्सिमम कॉमन लोग हैं, आम आदमी है, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वो गाजा स्ट्रिप में भी मर रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर लेबनान में भी मरेंगे। तो गलती एक आतंकवादी संगठन करती है और उसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं? और जितने भी परीक्षार्थी हैं, आप लोग कम से कम इसराइल का मैप हमेशा याद रखें, क्योंकि हमेशा ये जो पोर्शन है न्यूज़ में रहता है, कभी भी सवाल बन सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो नॉर्थ में लेबनान, और लेबनान में आपका हिजबुल्लाह है, याद रखिएगा। इधर आपका सीरिया है, सीरिया, और फिर वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक देखिए इसराइल के ईस्ट में है, नाम है वेस्ट बैंक। क्यों वेस्ट बैंक है? क्योंकि ये डेड सी है, डेड सी के वेस्ट में है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोला गया है। और ईस्ट आपका इधर है जॉर्डन में, याद रखिएगा, डेड सी का भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर जॉर्डन है और एक तरफ इजिप्ट है। ठीक है। 2005 तक, जब क्योंकि युद्ध बहुत बार हुआ है इसराइल और इन बाकी देशों के बीच में, तो ये जो गाजा स्ट्रिप है इस पर कंट्रोल इसराइल का था। तो 2004-05 में इसराइल ने
इसको छोड़ दिया और पैलेस्टीन को दे दिया। शायद ये बहुत बड़ी गलती की उसने, इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए था। और तमाम इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इन तमाम चीज़ों का सप्लाई इजराइल के थ्रू ही गाजा स्ट्रिप को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम होगी, आगे देखना है कि क्या होता है। एक तरफ आपका रसिया यूक्रेन चल ही रहा है, ठीक है। अब एक नया आपका इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन चलेगा। इसी बीच में अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तो फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन डेफिनेटली बन सकती है। देखते हैं बाकी आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ जो भी दोस्त मैंने आपको बताया मनोहर पांडे के बारे में, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।